हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। कंटिन्यू करेंगे अपन आरओ और एआरओ की सीरीज। पिछले लेक्चर्स में अपन ने इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स को खत्म कर लिया था। इस वीडियो से अपन स्टार्ट करेंगे पॉलिटी के बारे में। जैसा कि पुराने सीरीज में अपन ने देखा है, सारे के सारे टॉपिक्स को अपन एमसीक्यू की मदद से ही कंप्लीट करेंगे। तो ये पहला लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जिसमें अपन कंस्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में स्टार्ट करेंगे और उससे बेसिक करेंगे। यदि आपने इंडियन हिस्ट्री का लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने एक्ट्स जितने भी इंपॉर्टेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय इंट्रोड्यूस किए हैं सबके 2 वीडियोस बनाए हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, इट वुड मेक मच बेटर सेंस। तो पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट करते हैं। व्हेन वाज अ डिमांड फॉर अ कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? यानी कि पहली बार कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जो भारतीय की डिमांड थी, कब ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट किया था? तो ये जो सबसे पहली बार अपन ने बात किया है, अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया था। तो अगस्त ऑफर 1940 में दिया था ब्रिटिशर्स ने। 1940 के अगस्त में देखा है अपन ने, वर्ल्ड वॉर 1 की सिचुएशन, वर्ल्ड वॉर 2 की सिचुएशन चल रही थी और 1940 तक का समय ऐसा था कि जर्मनी बहुत तेजी से यूरोप में जीत रहा था और इसी वजह से ब्रिटेन को डर लग रहा था कि वो हार सकता है वर्ल्ड वॉर 2 में। इसी डर के कारण जितने भी अलाइज थे ब्रिटेन के, वो सब ब्रिटेन को प्रेशराइज कर रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी इंडियंस को ऑन बोर्ड लाओ वर्ल्ड वॉर 2 के समय। और इसी के तहत उन्होंने अगस्त ऑफर दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम इंडियंस को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे, नंबर 1, और इस डोमिनियन स्टेटस के अंदर हम आपको परमिशन देंगे कि एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली सेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस, सारे इंडियंस नहीं, मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस मिलके बनाएंगे। सबसे पहली बार कब एक्सेप्ट किया गया था डिमांड फॉर कंस्टिट्यूएंट असेंबली? 1940 के अगस्त ऑफर में। यदि मैं इसी से रिलेटेड कुछ जानकारी आपको दूं कि सबसे पहली बार इंडिया में कब डिमांड की गई थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की, तो सबसे पहली बार 1934 में एमएन रॉय जी ने डिमांड की थी। एमएन रॉय पर्सन ये वही हैं जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की थी ताशकंद में। अब जब बाद में इन्होंने एक पार्टी रॉयस की भी फॉर्मेशन की थी, तो सबसे पहली बार एमएन रॉय जी ने डिमांड की थी कि इंडिया को खुद का कंस्टिट्यूएंट असेंबली करना चाहिए। और उसके ही अगले साल 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये डिमांड एक्सेप्ट करना शुरू कर दी थी कि हमें भी एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनानी चाहिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, which of the following plans or proposals laid the foundation of establishment of constituent assembly in India? कौन से प्लान के तहत इंडिया में फाइनली जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी, किस प्लान के तहत बनी थी? तो अपन ने देखा है अगस्त ऑफर में दिया गया था प्लान, जिसको कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया गया था। ऐसा ही कुछ क्रिप्स मिशन में भी दिया गया था, जिसे यहां पर भी डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी, जो कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था। तो जो फाइनली जो जिस प्लान के तहत बनी वो है कैबिनेट मिशन। इसी प्लान के तहत एक कंस्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बाद में चल के बनाता है। तो दैट इज द बेसिक आइडिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान, उसी प्लान के तहत जिसके अंदर कंस्टिट्यूएंट असेंबली का निर्माण हुआ, का फॉर्मेशन हुआ, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? इस प्लान के तहत कंस्टिट्यूएंट असेंबली की क्या स्ट्रेंथ थी? तो जो टोटल स्ट्रेंथ थी, यदि मैं आपको बताऊं, वो थी 296 प्लस 93। जो 296 थी, ये ब्रिटिश इंडिया की स्ट्रेंथ थी, और जो बचा कुचा जो 93 स्ट्रेंथ है, ये प्रिंसली स्टेट्स के लोगों की स्ट्रेंथ थी। इस 296 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक, जितने भी प्रोविंसेस थे, जो गवर्नर प्रोविंसेस थे, उनकी 292 स्ट्रेंथ थी, और 4 स्ट्रेंथ कमिश्नर प्रोविंस, यानी कि आज की डेट में जिसे यूनियन टेरिटरीज कहते हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी 4 थी। तो टोटल स्ट्रेंथ 296 प्लस 93 यानी कि 389 स्ट्रेंथ थी कंस्टिट्यूएंट असेंबली की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, हु वॉज इलेक्टेड एज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग। टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुआ था कंस्टिट्यूएंट असेंबली का? अब ये जो टेम्पररी प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, ये बेसिकली एक फ्रेंच प्रिंसिपल है। फ्रेंच प्रिंसिपल के तहत क्या होता है, जो सबसे ज्यादा ओल्ड व्यक्ति है, जो सबसे ज्यादा एजेड व्यक्ति है,
उसे टेम्पररी प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया जाता है। और उसके बाद पहली मीटिंग में ये प्रेसिडेंट बनते हैं और बाद में जब मीटिंग प्रॉपर कन्वे होती है तो वोटिंग होती है और उसके जरिए प्रेसिडेंट सेलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसा टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन था? उस समय के सबसे एजेड पर्सन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो थे। बाद में किसको सेलेक्ट कर लिया गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पे टेम्पररी प्रेसिडेंट पूछा गया है, आंसर वुड बी सच्चिदानंद सिन्हा। Now, which of the following statements regarding objective resolution is correct? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था सबसे पहला रिजोल्यूशन था जो इंट्रोड्यूस किया गया था भारत के संविधान का जब मीटिंग कंस्टिट्यूएंट असेंबली की जब मीटिंग हो रही थी। तो जो पहली मीटिंग थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी और जस्ट कुछ ही दिन बाद 13 दिसंबर को पहला रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था जिसे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब जैसे कि नाम पता चल रहा है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या होता है? ये भारत का जो संविधान बनेगा जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा होगा उसका क्या मेजर ऑब्जेक्टिव है, क्या कारण की वजह से वो बनेगा, क्या क्या उसकी अपेक्षाएं हैं, क्या पूर्ण करने की वो उम्मीद रखता है, ये सब इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि जो भी बेसिक फिलॉसफी होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, जो भी उसकी आइडियोलॉजी होगी वो इसमें कहा गया। और आप देखोगे इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को बाद में मॉडिफाई करके जो प्रियम्बल था उसमें बन गया, इसी से प्रियम्बल बन गया। सो पढ़ते हैं अपन ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट पूछ रहा है। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली, ये बिल्कुल गलत है। पहला रिजोल्यूशन था लेकिन पहले दिन नहीं इंट्रोड्यूस किया गया था। नेहरू मूव्ड द हिस्टोरिक मूवमेंट, ये मोशन ये बिल्कुल सही है, नेहरू जी ने ही, जवाहरलाल नेहरू जी ने इस रिजोल्यूशन को मूव किया था। इट लेड डाउन द फंडामेंटल्स एंड फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। रिजोल्यूशन फेल्ड टू गेट अडॉप्टेड ड्यू टू द पोजीशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ये बिल्कुल गलत है। इनफैक्ट इस रिजोल्यूशन को पूरी तरीके से यूनानिमसली सपोर्ट मिला था, सारे के सारे लोग ने इसके फेवर में सपोर्ट किया था। इट्स मॉडिफाइड वर्जन फॉर्म्स द प्रियम्बल ऑफ द प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी सी ई आर करेक्ट आंसर्स। ध्यान रखिएगा एक एक स्टेटमेंट जो यहां पर लिखे गए हैं इंपॉर्टेंट है। 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, नेहरू जी ने इंट्रोड्यूस किया था, इसी के मॉडिफाइड वर्जन से बाद में प्रियम्बल बनता है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो आंसर वुड बी बी सी ई। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट सिग्निफिकेंट चेंजेस डिड द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 ब्रिंग टू द पोजीशन ऑफ असेंबली। अब देखिए जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, किस प्लान के तहत बनी? अभी अपन ने देखा कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बनी थी। तब भारत आजाद नहीं था। तो जब भारत को आजादी मिली तो क्या हुआ? ये जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली है इसमें कुछ चेंजेस आ गए। जैसे कि जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली पहले थी ब्रिटिश के अंदर तो उसका काम सिर्फ और सिर्फ भारत का संविधान लिखने का था। बट जब आजादी मिली तो ये एक और काम मेजर मिल गया कि ये लेजिस्लेचर भी बन गया, यानी कि अब इनका काम न्यायपालिका जो बेसिक लॉस होते हैं वो भी इनका काम हो गया लिखना। ये सबसे बड़ा चेंज आया इसी के कारण। इसके अलावा देखते हैं अपन ऑप्शन क्या क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस? यस, असेंबली वाज ग्रांटेड द पावर टू मेक एनी अमेंडमेंट्स टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉस, बिल्कुल, क्योंकि अब जो बॉडी है पूरी की तरह क्या हो गई? सॉवरेन हो गई, पूरी की तरह परमिशन मिल गई कि आप जो भी चेंजेस करना चाहते हो, आप ब्रिटिशर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, बिगाड़ना चाहते हो, कॉमनवेल्थ के मेंबर बनना चाहते हो, नहीं बनना चाहते हो, सारी परमिशन है, तो आप कोई भी चेंजेस कर सकते हो। असेंबली अज्यूम्ड डुअल रोल्स सर्विंग एज बोथ द कॉन्स्टिट्यूशनल मेकिंग बॉडी एंड लेजिस्लेटिव बॉडी, यानी कि नॉर्मल लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन दोनों यही बॉडी बनाएगी। सही स्टेटमेंट है। मुस्लिम लीग मेंबर्स गेन्ड अ मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया, ये बात गलत है, क्योंकि जैसे ही भारत को बेसिकली आजादी मिली तो जितने भी मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो क्या हो गए? वो हट गए। तो जो नंबर अभी अपन ने देखा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का 389, इसमें क्या होगा? मुस्लिम लीग के नंबर्स यदि गिर जाएंगे तो 389 से नंबर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। द टोटल स्ट्रेंथ भी क्या होगा? गिर जाएगा। इंक्रीज टू 389, ये भी गलत हो गया। तो आंसर क्या होगा? 1 और 2। तो आंसर वुड बी बी 1 और 2। सो एक फुली सॉवरेन बॉडी बन गई और मुस्लिम लीग ने विड्रॉ कर लिया, तो स्ट्रेंथ 389 से कितनी हो गई? 299 हो गई स्ट्रेंथ, क्योंकि मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मेंबर बन गई। अब ध्यान रखिएगा
होता क्या था, अब यही बॉडी दो तरीके से फंक्शन करती थी। एक था कंस्टिट्यूएंट असेंबली। तो जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली जब फंक्शन करती थी तब क्या थे, उसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब ये नॉर्मल लॉज बनाती थी तो उसके प्रेसिडेंट थे जीवी मावलांकर जी। ये बाद में चल के पहले स्पीकर भी बने थे इंडिया के। और एक बहुत फेमस लॉ रूल आता है मावलांकर रूल, आगे अपन पढ़ेंगे, वो इन्हीं के नाम पर दिया गया है। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस वेयर परफॉर्म्ड बाय कंस्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन अडॉप्शन टू मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या मेजर काम किया। तो उन्होंने क्या किया, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसके साथ साथ कुछ और छोटे छोटे काम हुए थे, जैसे कि इंडिया का नेशनल फ्लैग, इंडिया का नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, ये सब अडॉप्ट किए। इन्होंने पहली बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहला प्रेसिडेंट के रूप में चयनित किया। और जो कॉमनवेल्थ का मेंबर है, कॉमनवेल्थ एक ब्रिटिश की क्वीन को जिन लोगों ने अपना सॉवरेन जो पहले मानते थे, उनकी एक एसोसिएशन है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। इसमें मेजरली जो ब्रिटेन के फॉर्मर कॉलोनीज हैं वो मेंबर हैं। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि रवांडा कभी भी कॉलोनी नहीं रही है ब्रिटिश की, लेकिन वो भी ज्वाइन कर चुकी है आज की डेट में। तो कोई बहुत कंक्रीट प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन ऐसे प्रिंसिपल्स हैं कि जो मेंबर नॉर्मली ब्रिटेन के कॉलोनीज रहे हैं या डेमोक्रेसी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स हैं। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। ध्यान रखिएगा, कंस्टिट्यूएंट असेंबली ने ये सारे के सारे काम किए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। तो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। Now, who served as the chairman of the States Committee for negotiating with the states during the constitution making process? अब देखिए होता क्या था, जब भारत का संविधान बन रहा था तो भारत उस समय किससे कंपोज था, एक था ब्रिटिश इंडिया का और दूसरा था प्रिंसली स्टेट्स से कंपोज था। तो जितने भी लोग थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जानते थे कि हमें प्रिंसली स्टेट्स को भी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है। तो उसमें क्या हुआ था, अलग अलग कमिटी बनी थी जो नेगोशिएट कर रही थी पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग बातें। उसी में एक कमिटी जो बनी थी, एक्चुअली 8 मेजर कमिटीज थी जो बनी थी। तो कमिटीज क्या करती हैं, काम को डिवाइड कर दी। बेसिकली जब काम डिवाइडेड रहेगा, छोटा सा ग्रुप रहा, आपको ये काम करना है, तो वो अलॉटेड काम उनको करना रहता था, ज्यादा एफिशिएंट काम होता था, समय कम लगता था। यदि पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स एक साथ बैठ जाएंगे, समय ज्यादा लगेगा, इसी वजह से ऐसा होता है। आज के समय भी कमिटीज एग्जिस्ट करती हैं, ज्यादा डिटेल्ड स्क्रूटिनी निकालने के लिए कमिटी का पर्पस बनाया गया है। आगे अपन पढ़ेंगे पॉलिटी के ही। तो एक स्पेशल कमिटी थी कि नेगोशिएटिंग पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर विद स्टेट्स, यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनके बीच में पावर, इनसे कैसे पावर लेके अपन इंडियन यूनियन में मर्ज कर सके। तो इसके लिए एक कमिटी बनी थी, उसके हेड कौन थे, सारे के सारे लोग अपन जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो सारे स्टेट्स के साथ काम किए हैं इस विषय में वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसी वजह से इनके जो भारत की अखंडता, यूनिटी जो है इनके कारण बहुत ज्यादा है, और इसी के कारण यूनिटी ऑफ स्टैच्यू बनाई गई, क्योंकि इनका काम भारत की यूनिटी में एक बहुत बड़ा रोल है। बट ध्यान रखिएगा कि सरदार पटेल इस कमिटी के हेड नहीं थे। जो कमिटी के हेड थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर इस जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में सरदार पटेल मत मार दीजिएगा आंसर, क्योंकि सरदार पटेल सबसे ज्यादा काम किए इस विषय में, ये सबको पता है, इसलिए नेहरू है आंसर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 8 मेजर कमिटी के बारे में। उसमें में से सारी कमिटीज के कुछ मेजर रोल हैं, 2 या 3 कमिटी आप जरूर याद रखिएगा। जैसे कि एक है ड्राफ्टिंग कमिटी, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा, वो किसके द्वारा हेडेड था, BR अंबेडकर के द्वारा। फिर यूनियन की पावर कमिटी, यूनियन पावर्स कमिटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हेडेड थी। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ये भी जवाहरलाल नेहरू के द्वारा डायरेक्टेड थी। एक और मेजर कमिटी है जो है एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, ये किसके द्वारा हेडेड थी, ये सरदार पटेल जी के द्वारा हेडेड थी। ये 3-4 कमिटी जरूर ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच कमिटी वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो अभी अपन ने देखा वो क्या होगा, ड्राफ्टिंग कमिटी। कौन थे इसके हेड, BR अंबेडकर जी इसके हेड थे, और इसी वजह से इनको क्या माना जाता है, इनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडर, मेकर माना जाता है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है, 26 नवंबर को। किस इन्हीं के इसी दिन एक्टिवेट हुआ था, बेसिकली देखेंगे अपन। तो 29 अगस्त 1947 को ये सेटअप हुई थी, विच वॉज हेडेड बाय अंबेडकर जी।
नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वाज द मोशन ऑन ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड, कब ये पास हुआ था? तो ये जो डेट है हमारे प्रियम्बल में भी लिखी हुई है कि कब ये कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था। दो डेट आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को ये रिजोल्यूशन पूरा का पूरा, जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, उसका प्रस्ताव रखा गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पास और सारे के बीच में वोटिंग हुई, तब 26 नवंबर 1949 को ये पास हो गया। और नेक्स्ट डेट जो आपको याद रखनी है वो है 26 जनवरी 1950, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था, यानी कि इस डेट से ये चालू हुआ था, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है स्टार्ट हुआ था, ये एनैक्ट हुआ था। दिस इज द टू डेट्स, ये आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बी.आर. अंबेडकर, कौन से इनकरेक्ट है? ध्यान रखिएगा, इसमें में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अंबेडकर जी के बारे में। ही इज ऑल्सो नोन एज मॉडर्न मनु, बिल्कुल सही बात है। मनु जी कौन थे? हिंदू शास्त्र, इन्होंने एक मनुस्मृति लिखी है, और मनुस्मृति में कैसे लॉ है, कैसे हिंदूज को अपने बेसिकली रूल्स हैं, उनके जो डेली काम है उसको किस तरीके से, उसके बारे में रूल्स लिखे गए हैं। तो हालांकि एक बात बता दूं, जो अंबेडकर जी हैं वो मनुस्मृति के काफी खिलाफ थे और वो ओपनली मनु से चिढ़ते थे। तो ये काफी आयरनी हो गई है कि उन्हें मॉडर्न मनु बोला जाता है, बट स्टिल बिकॉज वो लॉ से एसोसिएटेड थे इसलिए उन्हें मॉडर्न मनु कहते हैं। ही इज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही बात है। ही इज रिकॉग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये भी सही बात है। डॉक्टर अंबेडकर इनिशियली अपोज द आइडिया ऑफ अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सजेस्टिंग अ मोर फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क फॉर गवर्नेंस, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि अंबेडकर जी चाहते थे कि भारत का संविधान लिखा ना जाए ताकि फ्यूचर में फ्लेक्सिबिलिटी हो। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि अंबेडकर जी स्टार्टिंग से क्या चाहते थे कि सारी की सारी जो राइट्स हैं माइनॉरिटीज की, ये खुद एक हरिजन थे, एससी के बिलोंग करते थे, और इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत डिस्क्रिमिनेशन फेस किया है। तो ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान हो, उसमें सारी राइट्स जो पुअर लोगों के लिए, अनप्रिविलेज लोगों के लिए है, वो क्लियरली रिटन डाउन हो, लिखी रहे, ताकि कभी भी कोई शासक ऐसा ना आए जो एससी, एसटी और अदर वल्नरेबल लोगों से उनकी राइट्स को छीन सके। इसीलिए वो बहुत बड़े एडवोकेट थे कि सारी की सारी राइट्स हमारे संविधान में क्लियरली लिखित रहे। तो आंसर वुड बी डी। When was the date of commencement of the constitution? ये अभी अपन ने देखा 26 जनवरी 1950। ये डेट क्यों चुनी गई थी? क्योंकि यदि आपने हिस्ट्री के लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें अपन ने बात किया है 1930 में एक रिजोल्यूशन पास किया था कांग्रेस ने, और यहीं पर पूर्ण स्वराज का जो है डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया था। ये जो डिक्लेरेशन थी नेहरू जी के अंदर, जवाहरलाल नेहरू जी के अंदर अडॉप्ट की गई थी, और इसी डेट के तहत इन्होंने 26 जनवरी 1931 को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया था, और उसी 26 जनवरी को डेडिकेट करते हुए यहां पर भी डेट सेलेक्ट की गई थी जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू होगा। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड टेक्स्ट रिटन इन विच लैंग्वेज? कौन सी भाषा में हमारा ओरिजिनल संविधान लिखा गया था? किसमें लिखा गया था? इंग्लिश भाषा में लिखा गया था। ठीक है, सारी भाषाओं में नहीं लिखा गया था, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में लिखा गया था। और बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 1987 के तहत एक प्रोविजन इंट्रोड्यूस किया गया था कि जो हिंदी भाषा में कन्वर्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है उसे भी ओरिजिनल डिक्लेयर किया जाएगा, और जितने भी फ्यूचर अमेंडमेंट्स होंगे उसे हिंदी में भी इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसा बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इंट्रोड्यूस किया गया था। Which of the following is incorrect? कौन सी गलत है? The structural part of the constitution is derived from Government of India Act of 1935. स्ट्रक्चरल पार्ट यानी कि मेजर बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव, जो एडमिनिस्ट्रेटिव के कितनी पोस्ट होंगी, कैसे वर्क ऑफ डिवीजन होगा, वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से होगा। ये अपन ने पहले भी देखा हिस्ट्री में, ये स्टेटमेंट सही है। फंडामेंटल राइट्स कहां से ली गई है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से ली गई है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ये भी सही है। द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है। हमारी जो पॉलिटी है वो कैसी है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, और अमेरिका में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जो हमारी डेमोक्रेसी है वो पार्लियामेंट्री बिल्कुल और बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइप से है। लेकिन उससे भी ज्यादा यदि अपन क्लोज देखें तो कैनेडियन फॉर्म ऑफ जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उससे सबसे ज्यादा हमारी
जो डेमोक्रेसी है वो मिलती है, पॉलिटी जो है मिलती है। तो डी स्टेटमेंट गलत होगा। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स इसी में आपको मिले, जरूर ध्यान रखिएगा। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से निकाले गए? वो निकाले गए आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिए गए? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। और बेसिक जो स्ट्रक्चरल पार्ट है वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज करेक्ट। अब थोड़ा सा मैं आपको एक बताना चाहूंगा, दो मेजर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, दो मेजर डेमोक्रेटिक फॉर्म होते हैं, उसमें एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म होता है उसमें जो हेड रहता है वो है प्रेसिडेंट, और वहीं पर पार्लियामेंट्री फॉर्म में जो मेजर हेड है वो है प्राइम मिनिस्टर। अब ध्यान ये रखिएगा, इन तीनों में तीन ऑर्गन, दोनों में यदि अपन देखें तो तीन ऑर्गन्स होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। तो जो जुडिशरी है यानी कि जो जज है, पूरा का पूरा जो कोर्ट सिस्टम है वो स्टार्टिंग से ही अलग रहता है दोनों के दोनों फॉर्म में। लेकिन एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव का स्टेटमेंट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है दोनों के दोनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लेजिस्लेटिव यानी कि जो लॉ बनाती है, जैसे कि हमारे दो हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, और एग्जीक्यूटिव हो गई जो सरकार है। अब बेसिकली क्या होता है, यदि आप इंडिया में देखोगे तो जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर का मेंबर होता है, यानी कि आप इंडिया में देखोगे, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है? मोदी जी। ये किस हाउस के मेंबर हैं? ये लोकसभा हाउस के मेंबर हैं। ऐसे ही जितने भी मंत्री हैं, मिनिस्टर्स, उनको 6 महीने के अंदर यदि नहीं है तो किसी ना किसी लेजिस्लेचर यानी कि लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर बनना पड़ेगा। ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि यदि एग्जीक्यूटिव्स दोनों हाउसेस के मेंबर रहेंगे तो क्या होगा, एक स्मूथ वर्किंग चल सकेगी, जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है। प्रेसिडेंशियल फॉर्म में क्या होता है, एक लेजिस्लेचर जो रहता है वो इंडिपेंडेंट टू एग्जीक्यूटिव रहता है। यहां पर थोड़ा सा कंफ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, प्रेसिडेंट खुद अपने आप से लोगों को अपॉइंट करता है। जैसे कि आप यूएस के प्रेसिडेंट को देखोगे तो यूएस का प्रेसिडेंट की जितने भी मेंबर्स रहते हैं जो उसको असिस्ट करते हैं, जैसे अपने यहां मंत्री होते हैं, वैसे यदि आप उनके इक्विवेलेंट मिनिस्टर्स बोलोगे तो वो कोई भी मिनिस्टर इलेक्टेड नहीं है, वो सेलेक्टेड बाय यूएस प्रेसिडेंट है, जो खुद मानते हैं कि एक अच्छी टीम बनाए, और ऐसे करके जो यूएस प्रेसिडेंट है सेलेक्ट करता है। इसी तरीके से वर्क करता है, यानी कि इनका लेजिस्लेचर में कोई भी काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपने गवर्नमेंट को चलाने में ध्यान रखते हैं। इसी वजह से होता क्या है, बहुत बार लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में तनाव देखा जाता है यूएस में। इंडिया में कंपैरेटिवली स्मूदर है, कम से कम बजट वगैरह के टर्म्स में इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। अब समझते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो द इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, though largely based on British pattern, differs fundamentally by having a sovereign parliament। ये अपन समझेंगे बाद में। ये इंडियन पार्लियामेंट, ये स्टेटमेंट सही है, जो ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट है बिल्कुल ही सॉवरेन है। इन अ पार्लियामेंट्री सिस्टम द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज क्रूशियल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, जैसे अपने यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, सिर्फ और सिर्फ प्राइम मिनिस्टर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये बात सही है। द ब्रिटिश पार्लियामेंट इज अ सॉवरेन बॉडी सिमिलर टू द इंडियन पार्लियामेंट, ये गलत है, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसमें। द अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्लोज कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ये गलत हो गया। ये अपन क्या देखें, ये प्रेसिडेंशियल नहीं बल्कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है उसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच में क्लोज कोऑर्डिनेशन होता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में हमेशा लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में बहुत तनाव चलता रहता है। सो आंसर वुड बी 2 वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, एंड यदि मल्टीपल चॉइस होगा तो 1 and 2 वुड बी द आंसर, तो 4th वुड बी द आंसर। अब बेसिकली मैं आपको बताता हूं कि होगा क्या। जैसे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है इसे बोला जाता है सॉवरेन बॉडी, यानी कि सॉवरेन बॉडी यानी कि ये कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि ये कहा जाता है, एक बहुत ही फेमस कहावत है ब्रिटिश पार्लियामेंट को के बारे में, कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग एक्सेप्ट इट कैन क्लेम अ मैन टू बी वुमेन एंड वुमेन टू बी मैन। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट आदमी को औरत और औरत को आदमी बनाने के छोड़ के अलावा सब कुछ कर सकता है, क्योंकि इसके पास जो पावर्स है वो बहुत ज्यादा है। जैसे कि इंडिया के पार्लियामेंट में यदि आप देखोगे तो इंडिया का जो पार्लियामेंट लॉ पास किया
उसको फाइनली कहां से अप्रूव होना है, उसे यदि जुडिशरी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई रोक लगा दी तो ये लॉ कभी भी नहीं इंक्लूड किया जा सकता, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। बट ऐसी लिमिटेशन ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास नहीं है। ब्रिटिश पार्लियामेंट का जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो जुडिशरी है उसको बहुत ही कम पावर दिया गया है, पार्लियामेंट को सबसे ज्यादा पावर दिया गया है। यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सबसे ज्यादा पावरफुल पार्लियामेंट है दुनिया में और इसीलिए इसे सॉवरेन पार्लियामेंट कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, व्हाट डिड द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड अबाउट द वोटिंग एज। तो वोटिंग एज क्या थी? सबसे पहले वोटिंग एज ओरिजिनल संविधान में 21 साल थी और जब राजीव गांधी का समय चल रहा था 1989 में इसे क्या कर दिया गया था, 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया गया था। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जितने भी अडल्ट हैं सबको वोटिंग राइट्स मिलेगी, ये स्टेटमेंट सही है। एवरी सिटीजन हु इज अबव 18 ईयर्स, ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि भारत का ओरिजिनल संविधान की बात कर रहा है। इनकरेक्ट पूछ रहा है तो आंसर हो जाएगा बी, तो बी वुड बी द आंसर। तो दिस वाज द बेसिक ऑफ कंस्टिट्यूएंट असेंबली और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। नेक्स्ट क्लास से हम कॉन्स्टिट्यूशन में डाइव डाउन करेंगे, एक एक पार्ट को एमसीक्यूज की मदद से इन डेप्थ समझेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।